हेलो लर्नर्स, मुझे पता है कि काफी टाइम बाद लेक्चर आ रहा है, लेकिन आ रहा है ना। गुड बात। सो आज हमें लेक्चर में कवर करना है डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स हमारा सेक्शन नंबर 190 से स्टार्ट है एंड ये कंप्लीट करने के बाद हम कॉन्स्टिट्यूशन का हाफ ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कंप्लीट कर लेंगे। सो कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू। चलो लेट्स स्टार्ट। तो डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से मेंबर्स का डिस्क्वालिफाई किया जाता है उन्हें। मेंबर्स का मतलब यहाँ पे क्या है कि जो मंत्री बन के आए हैं लोग, तो उनका किस तरीके से डिस्क्वालिफाई हम कर देते हैं, किस कारण से होता है, वो सब चीजें हम देखेंगे। वेकेंस ऑफ सीट्स को कैसे वेकेंट किया जाएगा। अब देखो, फर्स्ट क्लॉज हमें कहता है नो पर्सन शैल बी अ मेंबर ऑफ बोथ हाउसेज ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ अ स्टेट and provision shall be made by the legislature of the state by law for the vacation of a person who is chosen as a member of both houses of his seat in one house or the another. देखो, या तो ए ऑप्शन या बी ऑप्शन है ना, दोनों आप एक साथ नहीं ले सकते। यही बात करने के लिए क्या है कि अगर मान लो एक पर्सन है जिसको दोनों साइड पे सीट मिल रही है, तो उसे चूज करना पड़ेगा एक चीज का, और दूसरी से क्या करना पड़ेगा, रिजाइन करना पड़ेगा, अदरवाइज उसे निकाल दिया जाएगा। क्लोज नंबर 2 हमें क्या बताता है कि एक अर्निंग पर्सन अगर वो क्या है लेजिस्लेचर का मेंबर रह चुका है एक या फिर एक से ज्यादा स्टेट्स में, जो फर्स्ट शेड्यूल में है, तो उस मेंबर को चूज करना पड़ेगा कि वो कौन सी स्टेट का एज ए लेजिस्लेचर रहना चाहिए, और बाकी क्या है उसे रिजाइन करना पड़ेगा। उस पर्सन की सीट को क्या है वेकेंट बना कर देना पड़ेगा, अनलेस वो क्या है प्रीवियसली रिजाइन कर देता है, बाकी मतलब दूसरे वाले से, या फिर ए की तरफ हो जाए या बी की तरफ हो जाए, है ना, आर या पार, तो वो काम उसे करना पड़ेगा, हमें ध्यान रखना। नेक्स्ट क्या है, इफ अ मेंबर ऑफ अ हाउस ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट क्या है डिस्क्वालीफाई हो जाता है अंडर आर्टिकल 191 जो हम पढ़ने वाले हैं उसके क्लॉज 1 या 2 के अंदर, तो उसे क्या है वेकेंट करना पड़ेगा सीट्स को, रिजाइन करनी पड़ेगी अपनी सीट्स को, और एड्रेस करना पड़ेगा स्पीकर या फिर चेयरमैन को। रेजिग्नेशन क्या है उसका एक्सेप्ट कर लेगा स्पीकर या विच चेयरमैन एज अ केस में भी, राइट। तो वैसे ही वेकेंट हो जाती है सीट, तो क्या होता है प्रोवाइडेड दैट का मतलब आपको पता ही है, इन द एडिशन टू, अगर ऐसा कोई रेजिग्नेशन है जो सब क्लोज बी में आया है ना, और उसकी इंफॉर्मेशन रिसीव की गई है या फिर अदरवाइज ऐसी कुछ इंक्वायरी हुई है कि जैसा कि स्पीकर या फिर चेयरमैन सोचते हैं कि सही है और सेटिस्फाइड है उस चीज से, तो रेजिग्नेशन नॉन वॉलेंट्री या जेन्युइन अगर नहीं है, तब क्या है ऐसा रेजिग्नेशन क्या है एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इट मींस जेन्युइन या फिर नॉन वॉलेंट्री वॉलेंट्री जो है क्या रेजिग्नेशन उसे ही क्या है एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज नो। ठीक है, आगे बताया गया है 60 डेज का जो पीरियड रहेगा, है ना, वो उसको विदाउट परमिशन क्या है, इफ फॉर अ पीरियड ऑफ 60 डेज अगर मेंबर ऑफ हाउस का लेजिस्लेचर में से कोई गायब रहता है, मीटिंग से सभी एब्सेंट रहता है, तब क्या है वो सीट को वेकेंट डिक्लेयर कर दिया जाएगा। इसके साथ साथ 60 डेज तक अगर कोई भी अकाउंट वगैरह नहीं लिया जाता उस टाइम पे, तो हाउस को क्या प्रोलॉन्ग और अडजॉर्न भी कर दिया जाएगा अगर मोर देन 4 डेज है तो, करेक्ट। नेक्स्ट है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप। सेक्शन नंबर हमारा सॉरी आर्टिकल नंबर, क्योंकि हम और भी लॉज कवर करते हैं तो उसमें सेक्शंस होते हैं, तो आर्टिकल नंबर 191 जो है डिस्क्वालिफिकेशन फॉर मेंबरशिप है। एक पर्सन डिस्क्वालीफाई हो जाएगा अगर उसे चूज किया जाता है लेजिस्लेचर ऑफ अ मेंबर असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल ऑफ अ स्टेट। क्यों होता है, अगर ऑफिस ऑफ प्रॉफिट वो होल्ड करता है, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, राइट, ऊप्स हो जाएगा फिर उसके, है ना, ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर वो कोई नहीं कर सकता है स्टेट गवर्नमेंट या फिर सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर, फर्स्ट शेड्यूल के अंदर ये स्पेसिफाइड है। इसके अलावा जो लेजिस्लेचर है, लेजिस्लेचर ऑफ स्टेट जो है, वो क्या है इस तरीके से डिस्क्वालीफाई नहीं कर सकता, लाइक कर सकता है डिस्क्वालीफाई, नॉट टू डिस्क्वालीफाई दिस होल्डर, करेक्ट। अब इसमें क्या है, अगर वो अनसाउंड माइंड का है और डिक्लेयर कर दिया जाता है कॉम्पिटेंट लॉ के द्वारा, अनसाउंड पर्सन, ठीक है। देन थर्ड इज अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है,
है ना, जिसे अभी डिस्चार्ज नहीं किया गया है, मतलब दिवालिया निकल गया है वो पर्सन। एक पर्सन जो है सिटीजन ऑफ इंडिया नहीं है और उसने क्या है फॉरेन स्टेट की क्या है सिटीजनशिप को ले लिया है, तो वो पर्सन भी क्या है मेंबरशिप नहीं रह सकता, डिस्क्वालिफाइड है एज ए मेंबर, डिस्क्वालीफाई हो जाता है अगर कोई पार्लियामेंट लॉ बनाता है उसके अंडर। नेक्स्ट क्या है एक्सप्लेनेशन है, एक्सप्लेनेशन में क्या है पर्सन क्या है ऑफिस ऑफ प्रॉफिट अगर होल्ड करता है शेल नॉट बी डीम्ड टू बी होल्ड ऑफिस ऑफ प्रॉफिट, ये तो हमें पता ही है। तो अगर वो मिनिस्टर वगैरह है और ऐसा कुछ करता है तो उसे क्या है निकाल दिया जाएगा, इतना पता ही है, डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा एक मेंबर को अगर वो लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में क्या है ऐसा डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा अगर डिस्क्वालीफाइड है अंडर 10th शेड्यूल। ठीक है, तो 10th शेड्यूल हम लास्ट में पढ़ेंगे, तो थोड़ा ध्यान रखना। अब है हमारे पास आर्टिकल 192। 192 आर्टिकल क्या है, डिसीजन ऑन क्वेश्चंस एज टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स। मेंबर्स की डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर्स क्या है, उस पर क्या डिसीजन लिया जाता है क्या वो देखते हैं। तो अगर कोई क्वेश्चन अराइज होता है, कोई सवाल उठाया जाता है कि किस तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिया है मेंबर को, तो वो चीज आर्टिकल 191 के अंडर कवर किया जाएगा और गवर्नर जो है डिसीजन लेगा वो क्या होगा फाइनल माना जाएगा। नेक्स्ट अगर हम ध्यान दें तो किस तरीके से हमारा गवर्नर जो है वो क्या है ओपिनियन ले सकता है ऐसा कोई डिसीजन लेने से पहले इलेक्शन कमिश्नर से, और अपनी ओपिनियन के हिसाब से वो एक्ट कर सकता है। नाउ वी आर ऑन द आर्टिकल नंबर 193। आर्टिकल 193 क्या कहता है, penalty for sitting and voting before making oath or affirmation under article 188। ये हमने पढ़ा था कि ये 188 क्या होता है, इसमें आप affirmation या फिर oath लेते हो है ना, आर्टिकल 188 के अंदर उससे पहले ही आप सिट कर रहे हो पार्लियामेंट में और वोट कर लो तो वो क्या पेनल्टी रहेगी, क्या फाइन रहेगा। और when not qualified or disqualified, अगर कोई पर्सन डिस्क्वालिफाइड है या नॉट क्वालिफाइड है तो वो चीज क्या है उसकी क्या पेनल्टी लगेगी। तो अगर एक ऐसा पर्सन है जो बैठता है और वोट करता है लेजिस्लेटिव असेंबली या काउंसिल में कि उसने अभी क्या है आर्टिकल 188 के रिक्वायरमेंट्स को पूरा नहीं किया है, वो डिस्क्वालिफाइड है या फिर नॉट क्वालिफाइड है ना, तो उस पर्सन को क्या है प्रोहिबिटेड कर दिया जाएगा ऐसे प्रोविजंस के अंडर किसके पार्लियामेंट के अंदर और लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द स्टेट के अंडर। और क्या है इसके साथ साथ क्या होगा वो लाइबल होगा किसके लिए कि जितना भी ईच डे में जितना भी वो बैठा है तो हर दिन का क्या है 500 रुपीज उसको फाइन देना पड़ेगा हर दिन का पर डे, राइट, पर डे का 500 रुपीज फाइन देना पड़ेगा है ना स्टेट को। नाउ आगे आपके पास जो आप मेनली जो आप ध्यान दोगे कि ये जो नेता वगैरह होते हैं उन्हें पावर चाहिए होती है, प्रेस्टिजियस चाहिए होती है, इम्यूनिटीज ऑफ स्टेट लेजिस्लेचर एंड देयर मेंबर्स, किस तरीके से ये पावर वगैरह मेंबर्स को दी जाती है, लेट्स सी क्या क्या पावर होती है। सो आर्टिकल 194 हमें बताता है किसके बारे में, पावर प्रिविलेजेस etc. of the houses of legislatures and of members and committees thereof. Now क्या है जो भी प्रोविजंस कॉन्स्टिट्यूशन के हैं, रूल्स हैं, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं, प्रोसीजर है लेजिस्लेचर का, जैसे कि फ्रीडम ऑफ स्पीच इन द लेजिस्लेचर ऑफ एवरी स्टेट, राइट, तो किस तरीके से ये पावर्स वगैरह मिलते हैं। तो क्लोज टू हमें बताता है नो मेंबर ऑफ द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शेल बी लायबल टू एनी प्रोसीडिंग इन एनी कोर्ट in respect to anything said or any vote given by him in the legislature or any committee thereof। कहने का मतलब ये है कि अगर कोई स्टेट का मेंबर वगैरह है ना, लेजिस्लेटिव काउंसिल या फिर लेजिस्लेटिव जो हमारी असेंबली होती है उसका मेंबर है, तो वो कुछ भी अगर संसद में उस एरिया लेजिस्लेचर में कहा गया है ना, विधानसभा में कहा गया है, तो उसके लिए कोई भी लायबल नहीं होगा, इसके लिए कोई भी प्रोसीडिंग्स नहीं होंगी उसके खिलाफ, ये चीज का हमें ध्यान रखना है ना, नो प्रोसीडिंग्स इन कोर्ट, ये चीज हमें ध्यान रखनी। And no person shall be liable in respect of the publication by or under the authority of a house of such a legislature of any report of paper votes और proceedings। तो अगर कोई ऐसा पर्सन है जो पब्लिकेशन करता है किसी हाउस के अंदर तब भी वो लाइबल नहीं होगा। तो हमें प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर्ट
कोर्ट प्रोसीडिंग्स दिया हुआ है, प्रोटेक्शन अगेंस्ट कोर्ट प्रोसीडिंग्स हमें दिया हुआ है, लेकिन पर्सनल लेवल पे आप मतलब कोर्ट जाया जा सकता है, वो बात नहीं यहाँ पे नहीं मेंशन है। करेक्ट। आगे क्या है कि अगर पावर प्रेस्टीज इम्यूनिटीज ऑफ द हाउस की बात करेंगे तो मेंबर्स कमिटीज ऑफ द हाउसेज हैं, तो वो टाइम टू टाइम क्या है डिफाइन किए जाएंगे। कौन डिफाइन करेगा? स्टेट लेजिस्लेचर डिफाइन करेगी, है ना, legislation by law, and so defined shall be whose of that house and its members and committees immediately before the coming into force of section 126 of the Constitution 44th Amendment Act 1978। तो ये है हमारा सेक्शन नंबर 26 है, उसके अंदर जो भी आपको बता दिया गया है कि क्या क्या प्रेस्टीज पावर वगैरह दी जाएगी। करेक्ट। अब ये अमेंडमेंट वाला भी हम पढ़ेंगे, है ना, लास्ट में पढ़ेंगे, नॉट नाउ। इसमें क्या है, हमें कुछ प्रोविजंस ऑफ क्लॉजेस दिया है 1, 2, 3। तो ये सारे पर्संस के रिलेशंस में भी जो बाय द वर्च्यू ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, उनके पास राइट टू स्पीक इन है, मतलब बोलने का अधिकार है, कहाँ पे, संसद में या विधानसभा में, अदरवाइज टू टेक पार्ट इन द प्रोसीडिंग्स ऑफ, जिसके पास प्रोसीडिंग्स में बैठने का, पार्ट लेने का अधिकार है ना, और हाउस ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली में भी बैठने का मतलब लाइक है, अधिकार है। तो वो क्या है, वो पर्सन क्या है, अप्लाई इन द रिलेशन टू मेंबर्स ऑफ दैट लेजिस्लेचर। तो ये जो प्रोविजंस है 1, 2 एंड 3, तो वो उस पर्सन को जिसके पास राइट टू स्पीक इन है, राइट टू टेक पार्ट इन प्रोसीडिंग्स ऑफ है, तो ये क्या है, ये अगर है तो उसके पास ये वाली चीजें जो क्लॉजेस 1, 2, 3 है तो वो अप्लाई होंगी। इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई। नेक्स्ट हमारे पास है आर्टिकल 195। 195 क्या बताता है? सैलरीज एंड अलाउंसेस ऑफ मेंबर्स, किस तरीके से सैलरी और अलाउंसेस मेंबर्स का दिया जाएगा, वो चीज यहाँ पे बताई गई। Members of the Legislative Assembly and the Legislative Council of a state shall be entitled to receive such salaries and allowances may be from time to time determined। जो भी टाइम टू टाइम डिटरमाइन किया जाएगा वैसी सैलरीज एंड अलाउंसेस मिलेगी बाय द स्टेट लेजिस्लेचर अंटिल, कब तक? अंटिल ऐसा कोई प्रोविजन नहीं बनता है, लेजिस्लेचर कोई प्रोसीजर नहीं बनाता है सैलरीज अलाउंसेस को देखकर और रेट्स वगैरह को देख के, राइट। तो आपने ये भी देखा होगा कि संसद वगैरह के लिए क्या होता है, एक सस्ती कैंटीन भी होती है और वो चलती है, बहुत सस्ते होती है, चीप रेट्स पे सब कुछ मिल जाता है, तो वो चीज भी है। और ये जो इमीडिएटली है तो कुछ कंडीशंस अप्लाई होती हैं यहाँ पे, जैसे कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन के पहले, एप्लीकेबल इन द केस ऑफ मेंबर्स ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली ऑफ द कॉरेस्पॉन्डिंग प्रोविंस। तो इतना कुछ यहाँ पे मैंने आपको बता दिया। नेक्स्ट इज लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। लेजिस्लेटिव प्रोसीजर क्या होता है, लेट्स सी क्या है लेजिस्लेटिव प्रोसीजर। नाउ प्रोविजंस एज टू इंट्रोडक्शन एंड पासिंग ऑफ बिल्स। क्या बताया गया है यहाँ पे कि आर्टिकल 196 प्रोविजंस एज टू इंट्रोड्यूस एंड पासिंग ऑफ बिल्स, किस तरीके से बिल्स को लाया जाएगा, किस तरीके से उसका पासिंग किया जाएगा। अब कहने बिल्स क्या होते हैं, बिल्स खर्चे नहीं होते हैं, बिल्स आर समथिंग कि फॉर एग्जांपल मुझे चाहिए कि मेरे एरिया में कम्युनिटी में क्या हो, पानी आए, वाटर बिल लेके आऊंगी मैं, तो वो बिल पास करवाना, इंट्रोडक्शन करवाना, वो किस तरीके से होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ बिल्स होते हैं, जैसे मनी बिल, नॉन मनी बिल, फाइनेंशियल बिल एंड सो मेनी, राइट। तो किस तरीके से इंट्रोडक्शन होगा एंड पास होगा बिल्स, ये तो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो अगर हम देखें क्लोज 1 क्या गया, हम क्लोज बाय क्लोज जाएंगे एंड बहुत डीपली से अच्छे से समझेंगे, क्योंकि इससे क्वेश्चंस बहुत आते हैं इस पार्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन से, राइट। तो सब क्लोज 1 है, subject to the provisions of article 198 and 207 with respect to money bills and other financial bills, a bill originate in either house of legislature of a state which has legislative council। कहने का मतलब क्या है कि जो आर्टिकल नंबर 198 है या फिर 207 है, जो मनी बिल्स या फाइनेंशियल मतलब जो मनी से, रोकड़े से संबंधित है ना, पैसे से संबंधित है,
वो बिल्स क्या है, अगर वो लेजिस्लेटिव हाउस में आते हैं या फिर स्टेट लेजिस्लेचर के किसी भी हाउस में आते हैं ना, विधानसभा में, विधान परिषद में, है ना, तो क्या है वो बिल को क्या है आर्टिकल 198 एंड 2207 में मनी बिल या फाइनेंशियल बिल के प्रोविजन से डील किया जाएगा। करेक्ट। क्लोज टू क्या कहता है, subject to the provisions of article 197 198 a bill shall not be deemed to have been passed by the house of legislature of a state having a legislative council unless it has been argued by both houses either without amendment or with such amendment only as are agreed by to both houses। कहने का मतलब ये है कि जो भी ऐसा बिल होगा, एक बिल दोनों हाउसेस से पास होना चाहिए और वो अमेंडमेंट के साथ या फिर बिना अमेंडमेंट के भी पास किया जा सकता है, तभी वो बिल कंप्लीट होगा। प्रोविजन हमें कौन से दिखे जाएंगे, आर्टिकल 197 198 जो हम आगे पढ़ने वाले हैं। नाउ क्लोज 3 क्या कहता है, अ बिल पेंडिंग इन द लेजिस्लेचर ऑफ अ स्टेट शैल नॉट lapse by reason of prorogation of a house or houses itself। कहने का मतलब ये है कि जो एक बिल पेंडिंग पड़ा है स्टेट लेजिस्लेचर में, तो वो ऐसे लैप्स नहीं हो जाएगा कि सिर्फ इस रीजन से कि हाउस की बैठक ही नहीं, ठीक है, तो वो चीज को ध्यान रखना है, लैप्स की कब नहीं होगा, प्रोरोगेशन में ऑफ हाउसेस में लैप्स नहीं होगा। नाउ क्लोज नंबर 4 क्या कहता है, अ बिल पेंडिंग इन द legislative council of a state which has not been passed by the legislative assembly shall not be passed on the dissolution of assembly। अब हमें पता है कि जो हमारी स्टेट असेंबली स्टेट लेजिस्लेचर होते हैं उसके 2 पार्ट्स होते हैं, सॉरी 3 पार्ट्स होते हैं। एक तो होता है लेजिस्लेटिव असेंबली, एक होता है लेजिस्लेटिव काउंसिल एंड थर्ड इज आवर गवर्नर। तो हमें पता है कि जो लेजिस्लेटिव असेंबली होती है वो क्या है, डिस्पर्स किया जा सकता है, डिसोल्यूशन का किया जा सकता है। इतनी बात आई कंसीडर कि आपको क्या है पता होगी। नाउ इसके बाद क्या है, जब कोई बिल ऐसे मान लो पेंडिंग है वहां पे, वो डिसोल्यूशन हो गया, तो उस चीज के कारण वो बिल लैप्स नहीं होगा। इतनी सी बात हमें सेक्शन नंबर क्लोज नंबर 4 बताता है, सब सेक्शन 4 बताता है। Now, subsection 5 हमें क्या बताता है, a bill which is standing in the legislative assembly of a state or having been passed by the legislative assembly in standing in the legislative council। जी, लेजिस्लेटिव असेंबली में सबसे पहले बिल जाएगा, यहाँ पास हो गया, लेजिस्लेटिव काउंसिल में जाएगा, यहाँ पे पेंडिंग है ना, तो क्या होगा, शेल लैप्स ऑन द डिसोल्यूशन ऑफ असेंबली। तो अगर मान लो ये क्या हो गया, डिसोल्यूशन हो गया इसका लेजिस्लेटिव असेंबली में, तो ये भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। इतनी सी बात यहाँ पे बताई गई है। अगर लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो डिसोल्यूशन हो जाता है उसका, तो अगर मान लो कोई बिल है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास आया है, तो वो भी क्या हो जाएगा, लैप्स हो जाएगा। क्लियर। Now article number 197, article 197 क्या कहता है, restriction on powers of a legislative council as to bills other than money bills। मनी बिल्स को छोड़ के बाकी जो बिल्स हैं उसके ऊपर लेजिस्लेटिव काउंसिल्स की क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं। विधान परिषद जो है उसकी पावर्स पे क्या रिस्ट्रिक्शंस हैं जो बिल्स मनी बिल्स के अलावा है। Clause 1, if after a bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council and transmitted to the legislative council, एक ऐसा बिल जो लेजिस्लेटिव असेंबली से पास हो चुका है और जिसमें क्या है, लेजिस्लेटिव काउंसिल है ना, और वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल तक पहुंच चुका है। अब ये बिल क्या है, रिजेक्ट किया गया है काउंसिल से मान लो, या फिर 3 महीने से ज्यादा इसको लैप्स हो चुके हैं फ्रॉम द डेट ऑफ बीइंग लेड फॉर द काउंसिल विदाउट बीइंग पास्ड, या फिर ये बिल जो है वो पास कर दिया गया है काउंसिल के द्वारा विद अमेंडमेंट्स, है ना, जिससे लेजिस्लेटिव असेंबली अब एग्री नहीं कर रही है। लेजिस्लेटिव असेंबली रूल और प्रोसीजर के अकॉर्डिंग कर सकती है और उस बिल को वापस पास करके भेज सकती है विद और विदाउट एनी अमेंडमेंट्स,
और ऐसा सजेशन या फिर लेजिस्लेटिव असेंबली को काउंसिल को एग्री ही करना पड़ेगा, ट्रांसमिट करना पड़ेगा बिल को, ठीक है। नाउ सबसेक्शन 2 क्या कहता है, इफ आफ्टर बिल हैज बीन सो पास फॉर द सेकंड टाइम, अगर दूसरी बार वो बिल पास हो गया है ना, पहली बार वो बिल नंबर 1 था है ना, वो पास नहीं हो पाया, लेकिन वो ही बिल नंबर 1 क्या है, दूसरी टाइम क्या है, उसको लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली उसी के बाद में गया चला काउंसिल के पास, तो उसे क्या है पास करना ही पड़ेगा, नो अदर चांस। तो बिल अगर रिजेक्ट कर दिया जाता है, बार सेकेंड टाइम पास होने के बाद ट्रांसमिटेड किया जाता है लेजिस्लेटिव काउंसिल के पास, और बिल क्या है रिजेक्ट कर देती है काउंसिल, और 1 महीने से ज्यादा उसके पास क्या है ड्यू डेट ऑफ द बिल से क्या है पड़ा है ना काउंसिल के पहले, विदाउट पासिंग इट, या फिर बिल अगर क्या है काउंसिल के पास है विद दिस अमेंडमेंट्स और लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो एग्री नहीं कर रही है वही सेम चीजें, तो बिल क्या है लेजिस्लेटिव हाउस लेजिस्लेटिव स्टेट लेजिस्लेटिव के हाउस के पास जाएगा, और सेकेंड टाइम विद अमेंडमेंट्स जो है वो सजेस्ट करा हुआ जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने, तो वो क्या है एग्री कर लेगा या नहीं करना है, तो वो चीज लेजिस्लेटिव काउंसिल असेंबली को देखना है, करेक्ट। ये सब जो दिया हुआ है इसमें क्लोज नंबर 3 जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बताता है कि ये सब चीजें मनी बिल पे क्या है एप्लीकेबल नहीं। नाउ अब मनी बिल के स्पेशल प्रोसीजर बनाया गया है, क्यों बनाया गया है ये आर्टिकल हमें पढ़ने के बाद पता लग जाएगा। आर्टिकल नंबर 198 आप अभी देख के आए होंगे, पिछले जो हमने सेक्शंस आर्टिकल्स पढ़े सॉरी, उसमें 198 का बहुत ज्यादा जिक्र है, राइट, इसकी बात की गई है, क्यों बात की गई है, क्योंकि ये क्या है मनी बिल से रिलेटेड जो है स्पेशल प्रोसीजर है। सब क्लॉज 1 क्या सबसेक्शन 1 क्या कहता है, अ मनी बिल शेल नॉट बी इंट्रोड्यूस्ड इन अ लेजिस्लेटिव काउंसिल, मनी बिल क्या है लेजिस्लेटिव काउंसिल में इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, क्या नहीं किया जाएगा, इंट्रोड्यूस नहीं किया जाएगा, इतनी सी बात सिंपल सी पता लगी। कहाँ इंट्रोड्यूस किया जाएगा, फिर लेजिस्लेटिव असेंबली में किया जाएगा। नाउ क्लोज नंबर 2, after a money bill has been passed by the legislative assembly of a state having a legislative council, it shall be transmitted to लेजिस्लेटिव काउंसिल, और उसके बाद क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली से क्या है काउंसिल में क्या है वो मनी बिल क्या है पास हो जाएगा, इतनी सी बात हमें समझ आ रही है। और उसकी रिकमेंडेशंस को देखते हुए लेजिस्लेटिव काउंसिल क्या है विद इन द पीरियड ऑफ 14 डेज, कितने दिन में 14 डेज, कब से ऑन द रिसिप्ट ऑफ द बिल, रिसिप्ट की जो बिल है तो उसे क्या है रिटर्न करना है, किसको रिटर्न करना है लेजिस्लेटिव असेंबली को अपनी रिकमेंडेशन के साथ। अब जो लेजिस्लेटिव असेंबली है वो एक्सेप्ट भी कर सकती है इन रिकमेंडेशंस को और मना भी कर सकती है, क्या कर सकती है एक्सेप्ट और रिजेक्ट भी कर सकती है, ये क्या है मनी बिल से रिलेटेड स्पेशल प्रोसीजर है, करेक्ट। इतनी सी बात आई होप आपको समझ आ रही है। नाउ सब सेक्शन 3, अगर असेंबली जो है रिकमेंडेशंस को क्या है एक्सेप्ट कर लेती है ना, मतलब ये जो असेंबली के पास गया वो क्या है असेंबली के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, काउंसिल के रिकमेंडेशन को एक्सेप्ट कर लेती है, तब क्या होगा, तब क्या होगा, तब ये मनी बिल क्या है पास हो जाएगा अच्छे से बोथ हाउसेस से विद अमेंडमेंट्स, और जो रिकमेंडेड किए गए थे वो एक्सेप्ट कर लिए गए, इतनी सी बात है। अगर ऐसा नहीं होता है तब क्या किया जाएगा, तब किया जाएगा रिकमेंडेशंस अगर पास नहीं करते तब भी मनी बिल क्या है पास कर दिया जाएगा बोथ हाउसेस के द्वारा, और लेजिस्लेटिव असेंबली से पास कर दिया जाएगा विदाउट एनी अमेंडमेंट्स जो भी लेजिस्लेटिव काउंसिल ने डाले हैं, ठीक है, मतलब पास तो हो ही जाना है ना, चाहे ग्रेस मार्क से हो चाहे बिना ग्रेस के हो, समझ आया। नाउ सब सेक्शन क्या है 5 क्या कहता है, इफ अ मनी बिल पास बाय द लेजिस्लेटिव assembly and transmitted to the legislative council for its recommendation is not returned to the legislative assembly within the period of 14 days, अगर 14 दिन में क्या है लेजिस्लेटिव असेंबली को वो बिल लेजिस्लेटिव काउंसिल से वापस नहीं मिला तब क्या होगा, तब इट शेल बी डीम्ड टू बी पास्ड बाय, तब क्या हम तब मान लिया जाएगा कि दोनों की हाउसेस से क्या है पास हो गया है, क्योंकि एक्सपायरेशन ऑफ रिकमेंडेशन का पीरियड जो है वो एक्सपायर हो चुका है, लेजिस्लेटिव असेंबली से मान लिया जाएगा कि ये पास हो गया है, करेक्ट। नाउ डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स, आर्टिकल नंबर 199 और इसमें डेफिनेशन ऑफ मनी बिल्स दिया हुआ है,
जो कि हम नेक्स्ट लेक्चर में कवर करने वाले हैं। सो आज की लेक्चर के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।